मेरे सभी युवा साथियों, नमस्कार। कुमार पीसीएस एकेडमी में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। उम्मीद है आप सब मस्त होंगे, व्यस्त होंगे और बहुत धूमधाम के साथ पढ़ाई कर रहे होंगे। आज के इस लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे बायोडाइवर्सिटी हॉट स्पॉट के बारे में। आपको बताना चाहूँगा कि हमने पीसीएस प्री एग्ज़ाम 2020 को ध्यान में रखते हुए जीएस के कुछ इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स की एक सीरीज स्टार्ट करी है। एंड हमारा आज का जो ये लेक्चर है उस सीरीज का ये तीसरा लेक्चर है। एंड बिफोर वी बिगिन डिस्कसिंग अवर टॉपिक, अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपने आज के इस टॉपिक को। जैसा आप देख सकते हैं हमारा टॉपिक है बायोडाइवर्सिटी हॉट स्पॉट। तो बायोडाइवर्सिटी हॉट स्पॉट क्या होता है, इसका बहुत सरल सा और बहुत सिंपल सी डिफिनेशन ये है कि ऐसा स्थान जहां वानस्पतिक जगत एवं प्राणी जगत की अत्यधिक प्रचुरता या समृद्धता होती है उसे बायोडाइवर्सिटी हॉट स्पॉट कहा जाता है। मतलब वो सभी क्षेत्र या रीजन या स्थान जहाँ पर वनस्पतियाँ और जीव जंतुओं की अत्यधिक रिचनेस होती है, वैसे स्थान को बायोडाइवर्सिटी हॉट स्पॉट कहा जाता है। और जो ये क्षेत्र है इनका जो निर्धारण होता है, इनका निर्धारण भी कंजर्वेशन इंटरनेशनल नामक संस्था ने ही निर्धारण के लिए कुछ मापदंड निर्धारित किए थे। और आप देख रहे हैं कि ये जो संस्था है कंजर्वेशन इंटरनेशनल कितनी इम्पोर्टेंट संस्था है, क्योंकि अभी तक हमने जितने भी वीडियो डिस्कस किए हैं सभी वीडियोस में आपने देखा होगा कि इस संस्था का जिक्र ज़रूर हुआ है। तो इसने जो मापदंड निर्धारित किए हैं वो दो प्रमुख मापदंड हैं किसी भी स्थान को बायोडाइवर्सिटी हॉट स्पॉट घोषित करने के लिए। तो देखते हैं वो मापदंड कौन से हैं। हमारा जो उसमें पहला मापदंड है वो ये है कि उस क्षेत्र में संवहनीय पौधों यानी जो वैस्कुलर प्लांट्स होते हैं उनकी कम से कम 1500 प्रजातियां होनी चाहिए, और या फिर विश्व की कुल पौधों की संख्या का 0.5% से अधिक पौधे हों। यानी कि इन दोनों में से अगर कोई भी शर्त जो पूरी हो रही है तो ये हमारा पहला मापदंड हुआ। दूसरा ये है कि उस स्थान के 70% या इससे अधिक स्थानिक यानी एंडेमिक प्लांट्स जैव विविधता नष्ट होने की करीब हो, यानी कि जो वो हमारा पार्टिकुलर रीजन है उसके 70% एंडेमिक प्लांट्स नष्ट होने के करीब हों। तो आप देखते हैं कि एंडेमिक प्लांट्स के बारे में हम पहले डिस्कस कर चुके हैं कि एंडेमिक प्लांट्स क्या होते हैं। और यहाँ मैं आपको बताना चाहूँगा कि वस्कुलर प्लांट क्या होते हैं। वस्कुलर प्लांट्स ऐसे पौधे होते हैं जिनमें जल एवं उनके कुछ अन्य खनिजों को भूमि से पौधे के अन्य भागों तक ले जाने के लिए एक सुविकसित ऊतक तंत्र यानी कि वेल डेवलप्ड टिश्यू सिस्टम होता है। फॉर एग्जांपल उदाहरण के लिए वे कौन से पौधे हैं जिनको हम संवहनीय पौधे या वैस्कुलर प्लांट्स बोलेंगे, जैसे कि झाड़ियाँ, घास, फर्न या जितने हमारे ये पुष्पदार पौधे होते हैं ये सभी हमारे संवहनीय पौधे कहे जाते हैं, यानी कि वैस्कुलर प्लांट्स इनको बोला जाता है। आगे हम देखते हैं कि जो बायोडाइवर्सिटी हॉट स्पॉट क्षेत्र निर्धारित करने का विचार जो सर्वप्रथम वर्ष 1988 में एक पारिस्थितिकी वैज्ञानिक थे जिनका नाम नॉर्मन मेयर्स था, उन्होंने दिया था या उन्होंने प्रतिपादित किया था। तो यहाँ पे जो इम्पॉर्टेंट फैक्ट्स हैं उनको मैंने अंडरलाइन कर दिया है रेड कलर से, आप देख सकते हैं। और ये जो इम्पॉर्टेंट फैक्ट्स हैं ये कई बार जो वनडे एग्ज़ाम्स होते हैं उसमें फैक्ट बेस्ड ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो ये भी इम्पॉर्टेंट है, इनको प्लीज़ नोट डाउन कर लीजिएगा। आगे देखते हैं इससे रिलेटेड कुछ और फैक्ट्स। आप जानते हैं कि वर्तमान में विश्व में कुल 36 यानी 36 हॉट स्पॉट क्षेत्र निर्धारित किए जा चुके हैं, और जिनमें से 4 हॉट स्पॉट क्षेत्र भारत में स्थित हैं। ये अगेन हम सबके लिए बहुत गर्व की बात है कि कुल 36 में से 4 हॉट स्पॉट क्षेत्र हमारे देश में ही स्थित हैं। तो हम देखते हैं कि ये कौन से क्षेत्र हैं। आप देख सकते हैं कि जहाँ मैंने फ्लो चार्ट में बना रखा है, जिसमें फर्स्ट है हमारा पश्चिमी घाट यानी कि वेस्टर्न घाट्स, दूसरा है हिमालय क्षेत्र। यहाँ ध्यान रखना हिमालय क्षेत्र में जो वेस्टर्न हिमालय ये इसमें शामिल नहीं है, इसमें जो शामिल है वो एरिया है भूटान का पूरा, और नॉर्थ ईस्ट इंडिया, सदर्न एंड सेंट्रल एंड ईस्टर्न नेपाल। इन तीन क्षेत्र से मिलकर ही
ये हमारा हिमालय क्षेत्र बनता है ये बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट के रेफरेंस में। तीसरा जो हमारा है वो इंडो बर्मा रीजन यानी कि इंडो बर्मा क्षेत्र। इसमें जो एरिया हमारा शामिल है वो है नॉर्थ ईस्टर्न इंडिया, म्यांमार प्लस जो चाइना का यूनान प्रांत है। आप देखते हैं कि वो चाइना के साउथ में सिचुएटेड है, साउथ ईस्ट में। एंड लाओस, वियतनाम, कंबोडिया, थाईलैंड, ये सारे रीजन जो हैं ये इंडो बर्मा क्षेत्र में शामिल हैं। जो हमारा लास्ट है वो सुंडालैंड क्षेत्र। इसमें आप जानते हैं कि थाईलैंड, सिंगापुर, इंडोनेशिया, ब्रुनेई, मलेशिया और जो हमारे निकोबार आइलैंड्स हैं ये शामिल हैं। ध्यान रखना यहाँ कि हमारा इसमें अंडमान शामिल नहीं है, केवल निकोबार वाला रीजन ही इसमें शामिल है। तो ये ऐसे 4 हॉटस्पॉट रीजन हैं जो हमारे देश में सिचुएटेड हैं। ये हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट्स हैं। और आप जानते हैं कि जो हमारा वेस्टर्न घाट है इसमें मैंने लिख रखा है इंडिया प्लस श्रीलंका, क्योंकि श्रीलंका का रीजन भी इसमें शामिल है। और वेस्टर्न घाट आप जानते हैं कि वेस्टर्न कोस्ट के सहारे या उसके साइड में सिचुएटेड है, फ्रॉम गुजरात टू तमिलनाडु। गुजरात से तमिलनाडु तक का जो क्षेत्र है वो वेस्टर्न घाट उसको बोला जाता है। आगे हम देख लेते हैं कि इसके बारे में कुछ नोट्स। जो विश्व के सभी 36 हॉटस्पॉट हैं वो पृथ्वी की भू सतह यानी लैंड सरफेस जितनी है उसका केवल 2.3% क्षेत्र ही कवर करते हैं। तो ये अगेन बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट्स है, इसको प्लीज़ नोट डाउन करना। कई बार ये वनडे एग्जाम में ऐसे पूछता है कि कितना परसेंट एरिया कवर करते हैं। तो आगे हम देखते हैं इसमें। सो आप जानते हैं कि बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट किसी भी कंट्री के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। और प्रेजेंट टाइम में ये इनका जो डिस्ट्रक्शन है बहुत तेज़ी से हो रहा है। तो हमें ये जानना चाहिए कि कौन से रीजन है, वे कौन से रीजन है जो इसके डिस्ट्रक्शन में बहुत भूमिका निभाते हैं। तो पहला इसका जो मेन रीज़न है वो है इनके पर्यावास यानी इनके हैबिटेट को नष्ट करना, टू डिस्ट्रक्ट देयर हैबिटेट्स। दूसरा ये प्रदूषण और पर्यावरणीय निम्नीकरण यानी पोल्यूशन एंड इन्वायरमेंटल डिग्रेडेशन। थर्ड है पोचिंग्स यानी अवैध शिकार। आप जानते हैं कि इंडिया में जो हमारा उड़ीसा स्टेट है वहाँ पे जो गहिर माथा तट पाया जाता है वहाँ पे ओलिव रिडले नामक टर्टल जो कछुए हैं उनका कितनी तेज़ी से पोचिंग्स हो रही है। दैट्स वाई गवर्नमेंट ने उसको प्रोटेक्टेड एरिया डिक्लेयर कर दिया है। तो अब पोचिंग्स हो गई। जो चौथा मेन इंपॉर्टेंट रीज़न है वो है क्लाइमेट चेंज यानी जलवायु परिवर्तन। तो आप देख रहे हैं कि कुछ रीजन इसमें इंटरलिंक्ड है, जैसे कि pollution and environmental degradation plus climate change, both are interlinked. सो आगे हम देखते हैं एक इम्पॉर्टेंट फैक्ट्स। जो हमारा दुनिया में 36 हॉटस्पॉट डिक्लेयर किए गए उसमें जो लास्ट था यानी कि 36वां वो था द नॉर्थ अमेरिकन कोस्टल प्लेन यानी कि द NACP के नाम से भी इसे बोला जाता है। कई बार वनडे एग्ज़ाम में पूछा जाता है। आई थिंक 2016 में MPPSC में ये पूछा गया था। सो एक और फैक्ट्स देख लेते हैं। जो ये टर्म बायोडाइवर्सिटी है इसको WG रोजन नामक साइंटिस्ट ने इसे कॉइन किया था इन वर्ष 1985 में। तो आज का जो हमारा टॉपिक जो कॉन्सेप्ट था वो यहीं फिनिश हो रहा है। और आप जानते हैं कि हमारी जो क्लासेस हैं इनका जो नेचर है ये फैक्ट्स कम कंसेप्चुअल बेस्ड है, यानी कि हम फैक्ट्स भी देखते हैं और कंसेप्ट भी समझते हैं। कई बार एग्ज़ाम में या PCS एग्ज़ाम हो या सिविल एग्ज़ाम हो या कोई और भी वनडे एग्ज़ाम हो उसमें फ़ैक्ट्स भी पूछ लिए जाते हैं। तो हमें फ़ैक्ट्स भी देखने हैं जो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हैं। तो चलिए आज अपने पहले के ही फॉर्मेट पे चलते हैं और देखते हैं इस टॉपिक से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस उनको सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। तो हमारा आज का जो पहला क्वेश्चन है वो ये है, भारत के निम्नलिखित में से कौन से क्षेत्र को अब एक पारिस्थितिकी हॉटस्पॉट माना जाता है। और ये क्वेश्चन IAS 1996 में पूछा गया था। तो इसमें बहुत इजीली आप इस क्वेश्चन को कर सकते हैं कि पश्चिमी हिमालय आप जानते हैं इसमें शामिल नहीं, मैंने पहले ही बताया। पूर्वी हिमालय शामिल इसलिए नहीं है क्योंकि इसमें पूर्वी हिमालय का सेंस ये है कि पूरा जो हमारा पूर्वी हिमालय है इसलिए शामिल नहीं है। पूर्वी घाट शामिल नहीं है। हमारा जो लास्ट ऑप्शन बच रहा है वो पश्चिमी घाट यानी कि वेस्टर्न घाट, ये इसका करेक्ट आंसर 3 नंबर हो जाएगा, यानी पश्चिमी घाट इसका सही आंसर है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। जैव विविधता संवेदी स्थल यानी कि हॉट स्पॉट, संवेदी मतलब हॉट स्पॉट,
केवल उष्ण कटिबंधीय क्षेत्रों में स्थित हैं, स्टेटमेंट 1। दूसरा स्टेटमेंट है भारत में 4 जैव विविधता संवेदी स्थल हैं। आगे बताया गया कि कौन कौन से। पहला पूर्वी हिमालय, पश्चिमी हिमालय, पश्चिमी घाट और अंडमान और निकोबार द्वीप समूह। ये 2 स्टेटमेंट आपके सामने दिए गए हैं और इसमें ये पूछ रहा है कि उपरोक्त में से सही कथन का चयन करें। तो ये क्वेश्चन भी आप देख रहे हैं कि IAS 2010 में पूछा गया प्री एग्ज़ाम में। तो ये क्वेश्चन भी बहुत ईजी है, इसको आप वेरी इजीली हैंडल कर सकते हैं। तो पहले स्टेटमेंट देखते हैं कि इसमें कहता है कि जैव विविधता संवेदी स्थल केवल उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों में स्थित है। ये गलत है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे जो हमारे कीवर्ड्स हैं, हमने पहले भी बताया था कि कुछ कीवर्ड्स होते हैं जिनके माध्यम से आप कुछ क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं। जैसे भी यहाँ लिखा है केवल, तो जो हमारे ये बायोडाइवर्सिटी हॉट स्पॉट्स हैं ये केवल उष्ण कटिबंध में सिचुएटेड नहीं है, कई अन्य भी कटिबंध में सिचुएटेड हैं। तो ये हमारा स्टेटमेंट जो गलत है। फॉर एग्ज़ाम्पल कि जो अमेरिका में जितने भी हॉट स्पॉट सिचुएटेड है वो उष्ण कटिबंध में नहीं आते हैं। तो यहाँ से आप समझ सकते हैं। तो पहला स्टेटमेंट गलत हो जाता है। दूसरा स्टेटमेंट है कि भारत में 4 बायोडाइवर्सिटी हॉट स्पॉट हैं, ये तो सही है, बट इसमें लिखा है कि पूर्वी हिमालय। पूर्वी हिमालय का यहाँ सेंस क्लियर नहीं हो पा रहा है कि पूरे की बात कर रहा है या कि जो रीजन शामिल है उसकी बात कर रहा है, तो इसको हम यहाँ पे छोड़ते हैं। दूसरा है पश्चिमी हिमालय। तो यहाँ पे आपको एग्जैक्ट पता है कि पश्चिमी हिमालय हमारा इसमें शामिल नहीं है। पश्चिमी घाट तो है बट, और फिर आगे लिखा है अंडमान और निकोबार द्वीप समूह। तो इसमें भी आप जानते हैं कि केवल इसमें निकोबार द्वीप समूह शामिल है, ना कि अंडमान। तो यहाँ पे 2 ऐसे क्षेत्र हैं जो इसमें शामिल नहीं हैं। तो इस तरह ये स्टेटमेंट भी पूरी तरीके से गलत हो जाता है। तो हमारा जो इसका सही आंसर है वो ऑप्शन नंबर डी, ना तो 1 और ना ही 2। अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन से भौगोलिक क्षेत्र जैव विविधता के लिए संकट में हो सकता है? यानी ये कह रहा है कि वे कौन से फैक्टर हैं जिनके माध्यम से जो हमारा ये बायोडाइवर्सिटी हॉट स्पॉट रीजन है उनको नुकसान पहुंच सकता है। तो इसके लिए 4 विकल्प दिए गए हैं और देख रहे हैं आप कि ये क्वेश्चन भी IAS 2012 प्री एग्ज़ाम में पूछा गया है। तो इसके सॉल्व करते हैं। इसमें जो पहला ऑप्शन है वो है वैश्विक तापन यानी कि ग्लोबल वार्मिंग। दूसरा है आवास का विखंडन। तीसरा है विदेशज प्रजातियों का आक्रमण। चौथा है शाकाहार को बढ़ावा। तो ये क्वेश्चन भी बहुत इजी है, इसको हम वेरी इजीली हैंडल कर सकते हैं। तो जैसा आप जानते हैं कि जो इसका 4th ऑप्शन है यानी कि शाकाहार को बढ़ावा, इससे इनको डिस्ट्रक्शन नहीं होता है। तो पहला ये हमें ये पहले क्लियर हो गया, जो इसका 4th नंबर ये गलत है, यानी कि ऑप्शन नंबर सी और डी यहाँ से गलत हो जाता है। तो हमारे पास 2 ऑप्शन बच रहे हैं, ऑप्शन नंबर ए एंड ऑप्शन नंबर बी। तो इसके पहले जो मैंने आपसे कुछ फैक्टर्स, कुछ रीजंस बताए थे कि किन वजहों से इनको डिस्ट्रक्शन हो रहा है, उनमें हमने 4 मेन रीजन को डिस्कस किया था। तो इसमें से 3 आप देख रहे हैं उन्हीं वही शामिल है। जैसे पहला वैश्विक तापन, ग्लोबल वार्मिंग, या दूसरा आवास का विखंडन यानी कि उनके हैबिटेट्स को डिस्ट्रक्ट करना। तीसरा विदेशज प्रजातियों का आक्रमण। तो इस प्रकार हमारा जो यहाँ करेक्ट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर ए, यानी कि केवल 1, 2 और 3। तो हमने आज के ये जो क्वेश्चन थे आप देखे होंगे कि वेरी इजीली हमने इनको सॉल्व कर लिए, सिर्फ इसी बेसिस की कि हमें जो इसका बेसिक्स था इस टॉपिक का वो हमें अच्छे से क्लियर है। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको आज का ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और लाइक ज़रूर करें, और प्लीज़ अपने उन फ्रेंड्स को ये वीडियो शेयर ज़रूर करें जो किसी भी गवर्नमेंट एग्ज़ाम या स्पेशली PCS एग्ज़ाम्स की बहुत गंभीरता से तैयारी कर रहे हैं। तो प्लीज़ उनको ये वीडियो शेयर ज़रूर करें। तो चूँकि वक्त अब मुझे अपनी आंखें दिखा रहा है, तो मिलते हैं किसी अगले वीडियो में, फिर ढेर सारी बातें होंगी। तब तक के लिए बाय बाय, नमस्कार।